नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 28 और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था रेफ्रिजरेटर के बारे में। हमने और पढ़ा था रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, हम किस तरीके से रेफ्रिजरेटर को एक कार्नोट हीट इंजन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब इसी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा कॉन्क्रीट करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मैं आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हूं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर लिखा हुआ है। आप भी पढ़िए, मैं ही पढ़ता हूं और दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एन एयर कंडीशनर। देखो पहले चीज क्या है, यहां पर एयर कंडीशनर आया। अब हम सब जानते हैं एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, दोनों का काम क्या है, कूलिंग करना है, या बोल सकते हैं हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में थ्रो करना है। जैसे एयर कंडीशनर क्या काम करता है, कमरे को ठंडा करता है, और उसी तरीके से जो रेफ्रिजरेटर होता है किसको ठंडा करता है, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हुई चीजों को, या बोलते हैं उसके अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ठंडा करता है। यानी दोनों में जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम लगेगा। मैं यहां पर एयर कंडीशनर लिखूं या रेफ्रिजरेटर लिखूं, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है। आगे बढ़े, देखो क्या बोल रहा है, एन एयर कंडीशनर रिमूव 1.5 किलो कैलोरी ऑफ हीट पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी हीट निकाल रहा है वो, 1.5 किलो कैलोरी फ्रॉम ए लार्ज रूम, एक बहुत बड़े कमरे से। द पावर रिक्वायर टू रन इट इज 2 किलोवाट। अब उसको रन करने के लिए कुछ पावर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो कितनी पावर चाहिए उसको, 2 किलोवाट की पावर चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इफ द टिपिकल वैल्यू ऑफ Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। द टिपिकल वैल्यू ऑफ Q2 अपॉन W इज 1/10 that of a Carnot refrigerator। यानी Q2 upon W for our air conditioner is 1/10 of that of Carnot refrigerator। जो Carnot refrigerator है उसके 1/10 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, and the temperature of outside it 40 डिग्री सेल्सियस। जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द टेम्परेचर इनसाइड द रूम। जो रूम के अंदर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बार ट्राई करें, क्या बोल रहा है, एक बार इसका स्कीमेटिक डायग्राम बना लें। देखो क्या बोल रहा है वो, इस टिपिकल वैल्यू ऑफ Q/2 इज 1/10 दैट ऑफ ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर बनाना पड़ेगा। तो बना लो एक बार फटाफट, क्या हो जाएगा देखो। तो अगर ये कि मेरे पास क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है, तो यहाँ क्या होगा, हायर टेम्परेचर, लेट अस से दिस वन इज T1, और यहाँ क्या होगा, लोअर टेम्परेचर, लेट अस से दिस इज T2। तो यहाँ से क्या लेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा हमको। माना कितना वर्क किया हमने, W वर्क किया, और इसने यहाँ से कितनी हीट ली, Q2 हीट ली, और हायर टेम्परेचर को कितनी हीट दे दी, Q1 हीट दे दी। ठीक है, नाउ अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, Q2 अपॉन W किसके लिए, फॉर दिस कार्नोट रेफ्रिजरेटर, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर Q2 ये लिख सकता हूँ, T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये हमने फॉर्मूला कल ही पढ़ा हुआ है कि Q2 अपॉन W फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिस Q2 अपॉन W फॉर आवर एयर कंडीशनर इज 1/10 ऑफ कार्नोट। 1/10 ऑफ कार्नोट का मतलब 1/10 ऑफ दिस होल थिंग। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना, T2 अपॉन T1 माइनस T2, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये क्या निकल के आई, मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ पर निकल के आई। फिर आगे क्या बोल रहा है, एयर कंडीशनर रिमूव 1.5 किलो कैलोरी हीट पर सेकेंड। यानी Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 का मतलब अगर ये एयर कंडीशनर होता है यहाँ पर इसकी जगह, तो उसके लिए Q2 कितना दे रखा है, कितनी हीट रिमूव कर रहा है वो, 1.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड। यानी सिंस गिवन है हमको क्या, Q2 इक्वल टू कितना है, 1.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड, ये गिवन है। दूसरा क्या बोल रखा है, द पावर रिक्वायर्ड टू रन इट, यानी कितना वर्क करना पड़ रहा है उसको। पावर क्या होता है एक्चुअल में, वर्क पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितना वर्क करना पड़ रहा है उसको, इतना, यानी 2 किलो जूल पर सेकंड। मेरे पास अगर मैं यहाँ से W निकालूं या P निकालूं, तो P इक्वल टू कितना है मेरे पास, दिस इज 2 किलो वॉट, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, 2 किलो जूल पर सेकेंड, बिकॉज जूल पर सेकेंड ये क्या होता है, वॉट होता है। तो यहां से मैं
अगर W निकालूंगा देन वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 किलो जूल पर सेकेंड, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से अब देखो T1 गिवन है कितना 40 डिग्री सेल्सियस, यानी हायर टेम्परेचर कितना है T1 है, तो T1 इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस, एंड इन केल्विन दिस विल बी इक्वल टू 273 प्लस कितना आ जाएगा ये 40, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 313 केल्विन, कितना आ जाएगा 313 केल्विन, यानी T1 इक्वल टू कितना है 313 केल्विन है, Q2 ये है, W ये है, T2 निकल जाएगा। T2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी रूम का टेम्परेचर फाइंड करना है, जो लोअर टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड कर दो फटाफट। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, तो ये आ जाएगा मेरे पास Q2 की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है कितनी 1.5। अब यूनिट को थोड़ा लफड़ा होगा यहाँ पे, यूनिट को विथ जो उसकी यूनिट है ना उसके साथ लिखना है, जो यहाँ पर क्वांटिटी है उसको यूनिट के साथ लिखना। तो कितना आ जाएगा 1.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड, और अपॉन कितना आ जाएगा वर्क कितना है मेरे पास, ये है 2। अब देखो ये जूल है, अगर मैं जूल को कैलोरी में चेंज करूंगा तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंस वी नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, इसका मतलब 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। तो अगर मैं इसको कैलोरी में चेंज करूंगा तो किससे डिवाइड कर दूंगा, 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इतना क्या आ जाएगा ये किलो कैलोरी पर सेकेंड आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 110 ऑफ T2 की वैल्यू हमको निकालनी है, और अपॉन कितना आ जाएगा T1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 313 केल्विन है, और प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर T2 आ जाएगा। देखो इस चीज़ से ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, कैंसिल हो जाएगी। क्या करो, एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा ये 1.5 गुणा 10, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई में एक चीज़ और आएगी यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ये पूरा चीज़ आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे नहीं लिख के इसको ऐसे रहने दो, और ये 4.2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.2, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ देखो T2 ऊपर 1 लिख दिया, T2 को नीचे ले आओ, तो ये मेरे पास कितना हो गया ये 313 अपॉन T2 माइनस कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको पलट दो यूँ करके, एक काम करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर उसको मैं पलटूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू कितना आ जाएगा ये 5 इंटू कितना आ जाएगा ये 4.2, दिस इज इक्वल टू, पलटने के बाद कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 313 अपॉन T2, और माइनस कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। अब मुझे T2 निकालना, हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो निकाल दो फटाफट T2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा ये 313 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करो, 15 चक्कू 60, 15 पंचे 75, तो 15 पंचे 75, 7.5 आ गया ये 7.5 इंटू 4.2, और ये प्लस 1 हो जाएगा जाके, ठीक है। थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व करो इसको, तो कितना आ जाएगा ये 313 अपॉन कितना आ जाएगा ये T2, दिस विल बी इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास कितना 1 प्लस 7.5, और इंटू कितना आ जाएगा ये 4.2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये 7.5 इंटू कितना आ जाएगा ये 4.2 आ जाएगा। अगर मैं T2 निकालना चाहूँगा तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना 313 इंटू 7.5 इंटू 4.2, और डिवाइड में कितना आ गया ये, दिस इज 1 प्लस दिस थिंग, यानी कितना आ जाएगा ये 7.5 और इंटू कितना आ जाएगा ये 4.5। अब इसको सॉल्व सब कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करने के बाद T2 निकल के आएगा। एक बार देख लो, मैं चेक कर लूँ, तो मैंने कल ही किया था। हाँ, जो T2 आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास अप्रॉक्स 303 आ रहा है। कितना आ रहा है 303, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 303 केल्विन। सिंपल हुआ 303 केल्विन। ओके ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, आपको अगर गेट के एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या दिया होता है, कैलकुलेटर हमको दिया होता है। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैं बढ़ूँ आगे को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक कमर्शियल रेफ्रिजरेटर इज ड्रिवन बाई एन 1000 watt electric motor which operate at a efficiency of 60%। उस मोटर की efficiency कितनी है 60% है। If the refrigerator can be treated as
reversible heat engine operate between 0 degree Celsius and 20 degree Celsius. Calculate the time required by it to freeze 100 kg of water which is at 0 degree Celsius. Heat losses may be neglected. Take latent heat of fusion of ice is as 332 kilojoule per kg. अब देखो अजीब सा क्वेश्चन है ना, पहली नजर में आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो हम टाइम की बात क्यों कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम हड़बड़ा जाएंगे। लेकिन हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्या है क्वेश्चन होने वाला है। देखो एक बार समझो चीज को, क्या है हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर मैंने बना देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से मान लिया ये क्या है, मेरे पास एक कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है और यहाँ क्या है, ये टेम्परेचर T1 है और यहाँ क्या है, ये लोअर टेम्परेचर T2 है। उसने खुद ही बोल रखा है जो T1 है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है और जो T2 है फ्रिज के अंदर वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि फ्रीजर के अंदर, क्योंकि आइस को फ्रीज करना 0 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए। उसने खुद ही बोल रखा है एक्टिंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। और ये मेरे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर R है। अब क्या हो रहा है, इसको चलाने के लिए एक मोटर काम कर रही है। कितना काम कर रही है, W वर्क कर रही है। अब देखो उस मोटर की पावर देखिए कितनी, 1000 वॉट। उस मोटर की पावर कितनी है, 1000 वॉट पावर है। फिर आगे जो लाइन बोली ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रखा है, देखो 1000 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर विच ऑपरेट एट इफिशिएंसी ऑफ 60%। यानी इसकी पावर जो उसमें लिखा है ना, मोटर होती है जो हमारे घर में पानी चलाने वाली, वो जूम कर लो, जो पानी चलाने वाली मशीन है उसमें लिखा है कि कितने वॉट की है, 1000 वॉट की है, लेकिन इसकी इफिशिएंसी कितनी है, 60% है। यानी वो सिर्फ कितना काम कर पाती है, जितनी पावर एक्चुअल में उसकी है उसका सिर्फ 60% ही काम कर पाती है। ये उसकी क्या है, इफिशिएंसी है। लिखा उसमें बाहर से प्रिंटेड है कितना, 1000 वॉट, लेकिन उसकी इफिशिएंसी क्या है, 60%। इसका मतलब जो वर्क करेगी यहाँ पर पावर सप्लाई करेगी, द पावर सप्लाई विल बी इक्वल टू 60% ऑफ 1000 वॉट। तो 60% ऑफ 1000 वॉट कितना हो जाएगा बताओ। अगर मैं 60% ऑफ 1000 वॉट निकालूं यहाँ से, 60% ऑफ 1000 वॉट 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना आ जाएगा, ये 1000। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, तो कितना का 600 आ गया। तो अंदर जो एक्चुअल में पावर जाएगी वो कितनी जाएगी, 600 किलो वॉट जाएगी, ठीक, सॉरी 600 वॉट है, किलो वॉट नहीं, कितना है मेरे पास, 600 वॉट। ओके, यानी यहां पर जो अंदर पावर सप्लाई हो रही है इस रेफ्रिजरेटर को, इस मोटर के द्वारा, वो कितनी हो रही है, 600 किलोवाट हो रही है। अब यहां पर बच्चा गड़बड़ क्या करेगा, वो कितना लिख देगा, इसको इग्नोर कर देगा 60% एफिशिएंसी को, वो सीधे 1000 लिख देगा। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, ध्यान देना है, पूरी एक एक शब्द को क्या करना है, रीड करना है। फिजिक्स में अगर कोई क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई शब्द वहां पर ऐसे नहीं लिखा जाता, हर शब्द का कोई ना कोई क्या होता है, महत्व होता है। तो सिमिलरली यहां पर हमने देखना था कि मोटर की एफिशिएंसी कितनी है, 60% है। इसका मतलब वो उसकी टोटल पावर का सिर्फ 60% ही किसको दे पाएगा, रेफ्रिजरेटर में काम कर, मतलब रेफ्रिजरेटर को दे पाएगा, या बोलते हैं इतना पावर क्या होगी, इसको डिलीवर होगी, किसको, रेफ्रिजरेटर को। ओके ना, अब जैसे ही पावर डिलीवर हुई, इसने यहां से कुछ हीट ली, माना कितनी हीट ली, Q2 हीट ली, और यहां कितनी दे दी, Q1 हीट इसको ऊपर दे दी। अब देखो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ये जो मेरे पास रेफ्रिजरेटर है ये कितनी हीट ले रहा है। पहले क्या निकाल लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर कितनी हीट ले रहा है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो सिंस वी नो व्हाट वी नो, दिस रेफ्रिजरेटर इज आइडियल रेफ्रिजरेटर, तो फॉर दिस Q2/W, या बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q2/W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/T1 - T2। ये होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर मैं से Q2 निकालूं तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 विल बी इक्वल टू W इंटू T2/T1 माइनस कितना आ जाएगा, ये T2 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, W की वैल्यू कितनी है, उसने खुद ही बोल रखा है, कितनी पावर अंदर जा रही है, 600 वॉट। 600 वॉट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ वर्क निकालूं तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, W वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 600 जूल पर सेकंड। ये आएगा नहीं आएगा, यानी कितना काम हो रहा है, एक सेकंड में कितना काम हो रहा है, 600 जूल के बराबर काम हो रहा है। तो अगर मैं पर सेकंड में यहाँ पर निकालूंगा तो वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड लिखूं, वॉट लिखूं, एक ही बात हुई, बिकॉज 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं 600 जूल पर सेकंड, और इनटू में क्या आ जाएगा, देखो अब T1 T2 क्या है मेरे पास, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ लोअर टेम्परेचर, यानी 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, ये 273 केल्विन आ जाएगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, T1 - T2 कितना है मेरे पास, 20 डिग्री सेल्सियस। और ये सेपरेशन है या फिर डिफरेंस है, तो डिफरेंस आप चाहे केल्विन लिखो या फिर सेल्सियस में लिखो, सेम ही होता है। यानी कितना आ जाएगा, ये 20 केल्विन आ जाएगा, और केल्विन से केल्विन कट गया तो कितना आ गया मेरे पास, ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया।
तो देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, देखो 0 से 0 गया, इससे ये कितने बार कैंसिल हो गया, 30 टाइम कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास हीट टेकन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड विल बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 30 इंटू 273 इतना जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतनी जूल हीट उसके अंदर से बाहर आ रही है। ध्यान समझना बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 सेकंड में इतनी हीट क्या आ रही है बाहर, यानी इतने जूल हीट 1 सेकंड में वो जो मोटर है इसके अंदर से खींच ले रही है बाहर। अब देखो, अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर बाय इट टू फ्रीज 100 kg ऑफ वाटर। मैंने क्या किया, उस फ्रीजर के अंदर 100 kg ऑफ वाटर रख दिया, ठीक, 100 kg ऑफ वाटर विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कहां पर है, ऑलरेडी एट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको और ठंडा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कहां पहुंचा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा हुआ है, ठीक है, यानी उसका फ्रीजिंग स्टार्ट हो चुकी है उसके अंदर डालते ही। अब देखो क्या बोल रहा है, कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इस वाटर को ठंडा करने के लिए इस वाटर से कितनी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी या कितनी हीट बाहर निकालनी पड़ेगी इस वाटर से, इस 100 kg वाटर से कितनी हीट बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि ये पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। तो यहां पर किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मेरे पास है क्या, देखो इस तरीके से, देखो ये मेरे पास यहां पर ये वाटर है, कितना केजी वाटर है, 100 kg मेरे पास वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, नहीं वाटर है, ये वाटर है मेरे पास, अभी जमा नहीं है, अब जमना स्टार्ट होगा। अब मैं जब इसे हीट निकालूंगा ना, अब जमना स्टार्ट होगा। मुझे क्या करना है, इसके अंदर से हीट निकालनी है। कितनी हीट निकालूंगा मैं, Q2 हीट निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पे Q हीट निकालू, कितनी हीट निकाल दी मैंने, Q हीट इससे निकाली और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, बर्फ बन गया, पूरा का पूरा यहाँ बर्फ की सिल्ली बन गई यूं करके, ठीक है, ये क्या बना दी मैंने यहाँ पर, एक बर्फ की सिल्ली जो कि सॉलिड है। ओके, नाउ कितनी हीट, ये कितनी हीट होगी, बताओ कितनी हीट होगी। देखो दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड दिस वन इज 0 डिग्री सेल्सियस आइस, इट मीन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर किसी भी टाइप का चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट में मतलब का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, लेटेंट हीट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। एंड वी ऑल नो दैट लेटेंट हीट इज दिस मच फॉर वाटर, कितना है मेरे पास 332 किलो जूल पर केजी, और इसकी लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी फिर, अगर मेरे पास सिंस गिवन हमको क्या, लेटेंट हीट ऑफ आइस विल बी इक्वल टू कितना है मेरे पास 332 किलो जूल पर केजी, पर केजी के लिए इतना है, तो 100 केजी के लिए कितना हो जाएगा, तो लेटेंट हीट फॉर आइस टोटल अगर मैं ये निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू दिस मच, यानी इसका अगर 2 जीरो लगा दूं मैं 33200 इतना किलो जूल, इतना किलो जूल है, ध्यान से देखना, इतना किलो जूल। ओके, ये बात समझ में आई, यानी इतने किलो जूल हीट मुझे क्या करनी पड़ेगी, इससे बाहर निकालनी पड़ेगी। तो Q इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर Q इक्वल टू आया कितना मेरे पास 33200 किलो जूल। अगर मैं इस पानी से इतनी हीट बाहर निकाल दूंगा ना, ये पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब ध्यान सुनना बात को, क्या बोल रहा है, 1 सेकंड में कितनी हीट निकल रही है, इतनी हीट बाहर निकल रही है। तो अगर मैं ये निकाल दूं कि 1 जूल हीट बाहर निकालने में कितना समय लगा, समझ रहे हो बात को, अगर मैं ये निकाल दूं 1 जूल हीट बाहर निकालने में कितना समय लगा, तो इतना जूल हीट बाहर निकालने में कितना समय लगेगा, ये निकालना बड़ा आसान होगा ना। क्लास 6 का क्वेश्चन है, या फिर क्लास 7 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला है उसने, 1 सेकंड में कितनी हीट बाहर निकल रही है, 1 सेकंड में हीट कमिंग आउट फ्रॉम, हीट बाहर निकल रही है, हीट आउट 1 सेकंड हीट आउट कितना हो रहा है बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस मच, यानी 30 इंटू, इसमें बता दूं मैं कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 273 जूल, जूल है ना, खाली ऊपर आओ, हाँ खाली जूल है, ठीक, 273 इतना क्या आ जाएगा, ये जूल आ जाएगा। अगर मैं ये निकालूं कि 1 जूल हीट, 1 जूल हीट कम आउट इन कितने सेकंड में, 1 बाई दिस थिंग, यानी 1 बाई 30 इंटू 273 सेकेंड, इतने सेकंड में क्या हो रही है, 1 जूल हीट बाहर आ रही है। तो इतना जूल हीट बाहर आने में कितना समय लगेगा, मल्टीप्लाई बाई दिस वन, तो टाइम टेकन टू फ्रीज
100 kg water, 100 kg H2O विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई टोटल हीट। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 33200 इंटू, अब ये किलो जूल है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट का ध्यान रखना है, किलो जूल और इंटू कितना आ जाएगा, तो इतना किलो जूल और डिवाइड में कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 273। जूल नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि इसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, ठीक। टाइम टेकन, टाइम है, टाइम। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, इतना क्या आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा। करो सॉल्व, देखो 0 से 0 उड़ गया, 3 3 6 7 8, डिवाइड तो नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये 3320 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 273, इतना क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। तो इतना टाइम लगेगा क्या होने में, इस 100 kg वाटर को फ्रीज होने में। एक अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप, क्या दिक्कत है इसमें, सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। मैं खाली कैलकुलेटर लाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा, आप खुद ही कर लो, आपके पास है कैलकुलेटर। तो इतना क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हो सकता है आंसर मिनट में दिया हो तो क्या करोगे, सिंपल सा उसको मिनट में चेंज कर दोगे। किसको नहीं आता मिनट में चेंज करना। 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट, 60 मिनट, एंड 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड है। 60 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। 60 सेकंड ये होता नहीं होता, ठीक है। ये लगा देना और फटाफट से इसको मिनट में भी चेंज कर देना, और भी चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका आंसर किस में दिया हुआ है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर वैसे है यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो यही लिख दोगे, आंसर मतलब उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि वो सीधे क्या देखने चाहेंगे कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता है या फिर नहीं आता है। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लगे, एक लेटेंट हीट का, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए अगर वहाँ पर हीट कोई चीज़ फ्रीज हो रहा है, अगर वाटर फ्रीज हो रहा है तो उससे हीट बाहर निकल रही है, और टोटल वाटर को फ्रीज होने में जितने अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगी वो किसके बराबर होगी, उस वाटर की लेटेंट हीट के बराबर होगी, ठीक। और उस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि अगर रेफ्रिजरेटर है तो उस पर जो Q2/W होता है या फिर उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी और उससे पहले आपको इसे नोट करना पड़ेगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो फटाफट से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक। वो ये तो कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूँ, थोड़ा इसको जल ग्रहण कराते हैं, बिना जल ग्रहण करे तो ये आजकल मिट रहा नहीं है, जाड़े की वजह से जल्दी सूख जाता है ना। ये हो गया मेरा। अगला देखें, एक कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था ना। एक मिनट ही ध्यान देना, यहाँ पे किलो जूल है, इंटू 10⁻³ भी आएगा, ठीक है। इसका आंसर लिख लो फिर, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, 1 किलो जूल है तो यहाँ पर क्या है, ये 10⁻³ भी आ गया, ठीक है। किलो जूल ये वाला 1 किलो यहाँ पर से नहीं हटेगा। ये आ रहा है मेरा कितना, 67 मिनट अप्रॉक्स आ रहा है, कितना है ये 67.6 मिनट। आप मैच करा लेना, ठीक, मिनट में आंसर निकाल के। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर, ये दिया हमको कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास क्या, आइस इन ए कोल्ड स्टोरेज मेल्ट एट, आइस in a cold storage melts at 2 kg per hour, 2 kg per hour when the external temperature is
when the external temperature is 20 degrees Celsius, calculate the power of motor required, calculate the power of motor required to drive the refrigerator so as to just prevent the ice from melting, take the latent heat of fusion of ice as latent heat of ice दे रखी है उसने कितनी, अभी लिखा है हमने 332 किलो जूल, या फिर 10 टू द पावर 3 भी आ जाएगा यहाँ पर, 10 टू द पावर 3 जूल पर सेकेंड। ओके, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन अगेन से क्या बोला, आइस इज इन ए कोल्ड स्टोरेज, आइस रखी हमने कहा फ्रीजर के अंदर या फिर कोल्ड स्टोरेज के अंदर, मेल्ट एट 2 kg पर आवर, रेट दे रखा है किस रेट से मेल्ट कर रही है, 2 kg पर आवर के रेट से क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, जब जो बाहर का टेम्परेचर हो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर सो एज इज टू प्रिवेंट द आइस फ्रॉम मेल्टिंग, हमको ये बताना है कि मोटर को कितनी, जो रेफ्रिजरेटर है उसको कितनी पावर देनी पड़ेगी मोटर के द्वारा ताकि जो आइस की मेल्टिंग है उसको हम रोक सकें। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, उसको रोक देना है वहीं पर। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो पहले चीज तो ये है कि मेरे पास क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है, इस तरह से बना दो पहले। ठीक, ये मेरे पास क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है और ये मेरे पास क्या है, इसका इनसाइड एट टेम्परेचर T2 एंड दिस वन इज आउटसाइड एट टेम्परेचर T1, और उसने खुद ही बोल रखा है आइस है, तो अगर अंदर का टेम्परेचर कितना होगा, फिर आइस का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्ट कर रही है तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, बिकॉज आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसने खुद ही बोल रखा है बाहर का टेम्परेचर कितना बोल रखा है उसने, वही बोला 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना है मेरा यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20 डिग्री सेल्सियस का क्या है टेम्परेचर डिफरेंस है। फिर क्या किया, कुछ वर्क करना है, यहाँ पर कितना वर्क करना है, W वर्क करना है, या फिर कुछ पावर सप्लाई करनी है, मान लिया P पावर सप्लाई करनी है। ठीक, और कितनी पावर सप्लाई करेंगे ताकि इसका गलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, ये हमें क्या करना है, निकालना है। और यहाँ से कितनी हीट आएगी, Q2 हीट आएगी, और से कितनी हीट देगा ये, Q1 हीट देगा इसको, किसको, T1 को। ठीक हो गया फिर है ना। पहले तो ये निकाल लेते हैं कि उससे पर सेकेंड या बोल सकते हैं पर आवर कितनी हीट बाहर निकल रही है। ठीक, तो उसे क्या करना है, हमको रोकना है। ओके, अगर आइस गल रही है, ऐसा सोचना, अगर आइस गल रही है इसका मतलब हीट उसके अंदर जा रही है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अगर आइस गल रही है इसका मतलब क्या हुआ कि हीट उसके अंदर जा रही है, और अगर आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, सॉरी एक ही बात होगी ना, गलना मेल्ट होना। अगर आइस मेल्ट हो रही है इसका मतलब हीट उसके अंदर जा रही है। अगर आइस फ्रीज हो रही है, या बोलते पानी फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब हीट वहां से बाहर निकल रही है। अगर हम ये निकाल दें कि उससे पर सेकेंड कितनी हीट उसके अंदर जा रही है, क्योंकि मेल्टिंग हो रही है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मेल्ट हो रही है आइस, यानी उसके अंदर पर सेकेंड या फिर पर आवर हीट उसके अंदर जा रही होगी, और उसी हीट के अंदर जाने को मुझे क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो पर सेकेंड कितनी हीट अंदर जा रही है, तो वो निकाल दे। अगर पर सेकेंड ऐसे निकालो, या फिर हीट रिक्वायर ऐसे लिखो, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, गिवन आइस,
गिवन आइस, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, देखो वो 2 kg पर आवर के रेट से क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है, और उसके लेटेंट हीट कितनी है, इतनी है, इतना ही है क्या, ये पर सेकंड नहीं होगा यार, क्या होगा, पर केजी होगा, ये क्या होगा मेरा पर केजी, ठीक, पर केजी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द गिवन आइस विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, यानी कितना आ जाएगा ये 2 × 332 × 10 to the power 3 एंड दिस इज केजी पर आवर ऊपर यूनिट, फिर इंटू कितना आ जाएगा ये जूल पर केजी, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2 × 332 × 10 to the power 3 इतना जूल पर आवर। अब देखो अगर हमारी आइस इस रेट से मेल्ट कर रही है, इसका मतलब उस आइस के अंदर से इस रेट से हीट क्या हो रही है, उसके अंदर जा रही है, ठीक है, यानी इस रेट से हीट उस आइस के अंदर जा रही है, तभी तो आइस क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। मुझे क्या करना है, इसी चीज को रोकना है जो मेरे पास ये है ना, यानी मुझे यहां से कितनी पावर सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि मैं इस हीट को रोक दूं, यानी जितना Q2 हीट अभी अंदर जा रही है, ऐसे हीट इसके अंदर जा रही है आइस के अंदर, अगर मैं इतना ही बाहर को ले आऊं तो पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी जीरो हीट, ना तो अंदर जाएगी हीट ना बाहर आएगी, यानी क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। वही क्या करना है हमको फाइंड करना है, यानी कितनी पावर यहाँ पर होनी चाहिए। और उसके लिए हम सिंस वी नो कि Q2/W इक्वल टू क्या होता है, Q2/W इक्वल टू T2/T1 माइनस T2, तो W तो निकालना है मेरे को, कि पावर लिखो W लिखो एक ही बात हुई। पावर क्या होता है, W पर सेकेंड, या बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से W इक्वल टू निकालूं तो W विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा Q2 × T1 माइनस T2, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये T2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, W इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी इतनी हीट वहाँ से बाहर निकल रही थी, इतनी हीट क्या कर दो, सॉरी इतनी हीट उस आइस के अंदर जा रही थी, तो एक काम करो इतनी हीट वहां से बाहर निकाल दो। तो कितनी हीट बाहर निकाल रहे हैं, इतनी हीट बाहर निकाला, दिस मच बी इक्वल टू द, अगर प्रिवेंट करना है, अगर रोकना है उसकी मेल्टिंग को, इतनी हीट मुझे पर आवर वहां से बाहर निकालनी पड़ेगी, इतने जूल हीट। तो Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 332 × 10 to the power 3 इतना क्या आ जाएगा, जूल पर आवर, यूनिट लिखते रहना, ठीक है। और इनटू कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 कितना 20 केल्विन है, 20 केल्विन, और अपॉन कितना T2 यानी कितना आ जाएगा 273 केल्विन। केल्विन से केल्विन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, W इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना 2 × 332 × 20 × 10 to the power 3, और अपॉन कितना आ गया ये 273, और इतना क्या आ जाएगा, जूल पर आवर आ जाएगा। अगर मैं आवर को सेकंड में चेंज करना चाहूँगा तो W इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 × 332, इसको 40 लिख सकता हूँ मैं, 2 × 20 40, और इंटू कितना आ गया, ये 10 to the power 3, अपॉन नीचे क्या कर दोगे, आवर की जगह 1 आवर इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 3600, तो 3600 लिख दूँ यहाँ पर, देखो 273 × 3600, और ये क्या आ गया मेरे पास, जूल पर सेकेंड आ गया। जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट होता है, यानी दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पावर लिख सकता हूँ। तो पावर सप्लाई विल बी इक्वल टू 40 × 332 × 10 to the power 3, और अपॉन कितना आ गया, ये 273 × 3600, इतना क्या आ जाएगा, ये वॉट आ जाएगा। दिस इज पावर, दैट मच ऑफ पावर दिस मोटर हैव डिलीवर्ड द रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आई बात। तो इतनी पावर क्या करनी पड़ेगी, डिलीवर करनी पड़ेगी या फिर देनी पड़ेगी। ठीक, और इसको सॉल्व कर लोगे यार आप, लगभग 13 के आसपास आएगा। एक बार देख लो मैं कितना आ रहा है, $13.5 आ रहा है अप्रोक्स। कितना आ रहा है, दिस इज 13.5 वॉट। ठीक है, इतने वॉट पावर क्या करेगा, अगर मोटर उसको देगी तो बर्फ का गलना रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि बर्फ फ्रीज कर देगा, जस्ट प्रिवेंट होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, सोचने वाला चीज थी। ठीक, तो 3 क्वेश्चन बहुत हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, आई होप अब जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से मिलता जुलता आपके सामने रखा होगा। ठीक है, वो चाहे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से होगा
या फिर चाहे इस तरीके टाइम, कितना टाइम लगेगा आइस को गलने में या फिर आइस को पूरा मतलब पानी को पूरा जमने में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे, एक कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने कल भी पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, या फिर उसमें भी किसका जो हमने क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा था उस चीज़ का, ठीक। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, इसको क्या करते हैं, एंड करते हैं लेक्चर को। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वो होगा हमारे पास क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके अलग अलग स्टेटमेंट क्या होते हैं, या जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किस तरीके से क्या किया, डिफाइन किया, और ये पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपके ये लेक्चर काम आ रहे हैं तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करो, स्प्रेड करो इसको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।